भविष्य के सभी अध्यापक साथियों का सरकारी अध्यापक चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, सीटेट परीक्षा की हम यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं और ये है हमारा सीटेट परीक्षा में 19वां टॉपिक। यानी कि हम 18 ऐसे बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस कर चुके हैं जहां से हर एक टॉपिक से एक प्रश्न आपकी परीक्षा में बनता है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मूल्यांकन। मूल्यांकन अपने आप में ही बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। मूल्यांकन से हर बार एक प्रश्न आता है सीडीपी में। इसके अलावा मूल्यांकन से एक प्रश्न आपका हिंदी में पूछा जाता है, मूल्यांकन से एक प्रश्न आपका इंग्लिश में पूछा जाता है, मूल्यांकन से एक प्रश्न आपका ईवीएस में पूछा जाता है। तो 4 से 5 प्रश्न आपको आपकी सीटेट परीक्षा में मूल्यांकन से देखने को मिलेंगे। मूल्यांकन की वीडियो में 2 भागों में विभाजित करूंगा। मूल्यांकन सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे मूल्यांकन क्या है, मूल्यांकन की डेफिनेशन क्या है, मूल्यांकन के प्रकार क्या हैं, जो शिक्षक मूल्यांकन करता है तो किस तरह से करता है, तो उसकी विधियां क्या हैं। अब जो उन विधियों को शिक्षक यूज कर रहा है तो उनका मानदंड क्या है, यानी कि क्या उन विधियों में होना चाहिए, वो सारी बातें आज डिस्कस करूंगा। इसके अलावा मूल्यांकन की जो दूसरी वीडियो होगी उसमें सतत एवं व्यापक मूल्यांकन जो सीसीई हम बोलते हैं वो डिस्कस करूंगा। उसके अलावा जो ब्लूम की टैक्सोनॉमी है उसको भी दूसरी वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो मूल्यांकन में हम बेसिकली आज पढ़ने वाले हैं मूल्यांकन के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और किसी भी टीचिंग एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, सीटेट, यूपीटेट, सुपर टेट की भी दोस्तों हम तैयारी करवाएंगे। सुपर टेट में आपका जीवन कौशल, शिक्षण कौशल, बाल विकास, वो सारी चीज़ें हम कवर करवा देंगे। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और इसके बराबर में जो सब्सक्राइब करते ही बेल आइकॉन बन के आएगा उसको ऑल नोटिफिकेशन पर डाल दीजिए, जिससे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं, जान लेते हैं मूल्यांकन क्या है। तो सबसे पहले मूल्यांकन को क्या बोलते हैं? इवैल्यूएशन। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इवैल्यूएशन। ठीक है, क्या बोलते हैं? इवैल्यूएशन, ये आपको पता है। अब सबसे पहले जान लेते हैं कि मूल्यांकन है क्या। तो दोस्तों मूल्यांकन जो है, सबसे पहले ये जान लीजिए कि शिक्षक के द्वारा किया जाता है अपने शिक्षार्थी का। याद रखेंगे, मूल्यांकन शिक्षक के द्वारा किया जाता है अपने शिक्षार्थी का। मूल्यांकन है क्या? तो जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है, जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है उसका एक सोपान है। जो हम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया कर रहे हैं उसका एक स्टेप है। ठीक है, उसका क्या है? एक स्टेप है। इसमें होता क्या है, मूल्यांकन में होता क्या है? तो एक शिक्षक ये जानने की कोशिश करता है कि जो उसने शिक्षा दी है अपने बच्चे को, तो बच्चे ने कितना ग्रहण किया उसको, जो वो शिक्षण कक्षा में कर रहा है वो कितना सफल हुआ है। इसको बोलते हैं हम दोस्तों मूल्यांकन। अब इसकी एक डेफिनेशन यह है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का ये क्या है? एक सोपान है जिसमें शिक्षक यह सुनिश्चित करता है कि उसके द्वारा दी गई शिक्षण व्यवस्था तथा शिक्षण आगे बढ़ाने की क्रियाएं कितनी सफल रही हैं। यानी कि जो वो शिक्षण कक्षा में दे रहा है वो कितना ज़्यादा सफल है, बच्चे उसको ग्रहण कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं, ये जानने को मिलता है इवेल्युएशन से। चलिए, इवेल्युएशन आपको समझ में आ गया तो यहां पर अब आगे चर्चा कर लेते हैं कि इसकी परिभाषा केवल एक है जो रॉस के अनुसार है। इसमें इवेल्यूशन जब सीटेट परीक्षा में पूछा जाता है तो इवेल्यूशन से कोई भी परिभाषा या फिर कोई भी फैक्ट वाइज क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। जिस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं वो मैं आपको बता दूंगा। तो इसकी एक परिभाषा है जो हम यहाँ पर रखी है मैंने, जो रॉस के अनुसार है। तो मूल्यांकन का प्रयोग बच्चे के संपूर्ण व्यक्तित्व यानी कि पूरी उसकी पर्सनैलिटी अथवा किसी भी समूची स्थितियों की जांच प्रक्रिया के लिए किया जाता है। तो बच्चे की जो पूरी पर्सनैलिटी है या फिर कोई भी स्थिति है उसकी अगर जांच करनी है हमें, तो उसके लिए क्या करते हैं? हम मूल्यांकन करते हैं। अब देखिए, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर ये लिखिए, नोट डाल के लिखना, इंपॉर्टेंट नोट, कि मूल्यांकन से होता क्या है, मूल्यांकन क्या करता है, यानी कि मूल्यांकन का कार्य क्या है। तो पुनर्बलन देने का कार्य करता है मूल्यांकन क्या करता है? पुनर्बलन देने का कार्य करता है। अब ये बात आती है कि पुनर्बलन वो किसको दे रहा है, शिक्षक को दे रहा है या फिर शिक्षार्थी को दे रहा है? तो दोनों को देता है। याद रखेंगे, मूल्यांकन पुनर्बलन देने का कार्य करता है एक शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों को। ठीक है, एक शिक्षक को अपने बच्चे के बारे में जानकारी मिलेगी तो वो उसको और ज्यादा बेहतर बढ़ाएगा। तो यहाँ पर उसको पुनर्बलन यानी कि रीएनफोर्समेंट मिला। अब एक बच्चे को भी अपनी कमियां पता लगेंगी तो वो भी उसको पुनर्बलन उनको ठीक करेगा और उसके लिए भी क्या है? ये रीएनफोर्समेंट है। तो याद रखेंगे, पुनर्बलन देने का कार्य करता है मूल्यांकन एक शिक्षक को और एक शिक्षार्थी को। ठीक है, और ये इसकी परिभाषा है और ये इसका मतलब है मूल्यांकन का। अब सीटेट परीक्षा में मूल्यांकन से संबंधित एक शब्द और पूछा जाता है, उसका बोलते हैं दोस्तों आकलन। तो आकलन और मूल्यांकन में कोई ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है।
छोटा सा माइनर सा डिफरेंस है। जैसे वृद्धि और विकास में था, वृद्धि क्या था, एक बड़ा वो था इसका क्षेत्र, विकास का बड़ा क्षेत्र था और वृद्धि का एक पार्ट था। उसी तरह जो आकलन है, आकलन बोलते हैं इंग्लिश में असेसमेंट, ASSE, इसकी स्पेलिंग है ASSESMENT, असेसमेंट। ठीक है, तो आकलन जो होता है वो मूल्यांकन के रूप में ही प्रयुक्त किया जाता है आपकी सीटेट परीक्षा में। इनमें अंतर केवल इतना है कि आकलन में क्या है, बच्चे के ज्ञान को आंका जाता है केवल, कि बच्चे में कितना ज्ञान है। लेकिन जो इवैल्यूएशन है वो बहुत बड़ा क्षेत्र है। इवैल्यूएशन में सारी चीज़ें होती हैं, ज्ञान कितना है, उसको ठीक कैसे करना है, बच्चे को कमियां कितनी है उसकी, बच्चे को क्या नहीं सीख रहा है, बच्चे ने क्या क्या अभी तक सीखा है। तो मूल्यांकन एक बड़ा वो है, ठीक है, और आकलन मूल्यांकन का ही एक छोटा सा पार्ट है, याद रखेंगे। ठीक है, और परीक्षा में कभी आपसे मूल्यांकन की जगह आकलन भी दे सकता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस जरूर है। लेकिन सीटेट परीक्षा में कोई ज़्यादा अंतर मायने नहीं रखता है। इसमें जो आकलन आ जाए तो आप समझ जाना कि मूल्यांकन से ही संबंधित है, प्रश्न मूल्यांकन का ही है। ज़्यादातर जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो आकलन और मूल्यांकन दोनों से पूछे जाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमने मूल्यांकन पढ़ लिया, इसकी एक परिभाषा पढ़ ली। अब पढ़ लेते हैं मूल्यांकन के प्रकार। तो जब आपने BTC करी होगी, B.Ed करी होगी या फिर DLED आप करके आए होंगे, तो वहां पर आपने मूल्यांकन आपको पढ़ाया गया होगा आपकी बुक में कि गुणात्मक और मात्रात्मक। ठीक है, अगर आपको याद हो, मात्रात्मक, और जिसमें मात्रात्मक में वो था लंबाई चौड़ाई वजन, गुणात्मक में ये था उसकी अच्छाई बुराई, ये सारी चीजें उसके भाव थे। ठीक है, लेकिन जो सीटेट परीक्षा है इसमें मनोवैज्ञानिकों ने इसमें 3 प्रकार बताए हैं और इन तीनों प्रकारों से ही प्रश्न पूछा जाता है। पूरे चैप्टर से मूल्यांकन में इसके मूल्यांकन के प्रकारों से ही प्रश्न पूछा जाता है, क्योंकि देखिए हर एक चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस करवाता हूं। तो अब मैं जो आगे क्वेश्चन करवाऊंगा मूल्यांकन के, तो उसमें आपको दिख जाएगा कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, और बहुत जल्द लाइव क्लासेस हम लेंगे। ठीक है, जो प्रश्न होंगे जो हम प्रैक्टिस करेंगे वो लाइव किया करेंगे चैनल पर। इसके अलावा आपका जो सिलेबस है वो भी हम पूरा कवर करवा देंगे। ठीक है, इसके अलावा मूल्यांकन के बाद 3 से 4 टॉपिक बचे हैं, ज्यादातर 3 से 4 टॉपिक बचे हैं। आपका पूरा चाइल्ड साइकोलॉजी का कोर्स है जो सीटेट के लिए है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब बढ़ लेते हैं थोड़ा सा आगे, मूल्यांकन के प्रकार। तो मूल्यांकन के दोस्तों 3 प्रकार होते हैं, निर्माणात्मक मूल्यांकन या फिर इसको रचनात्मक मूल्यांकन भी कहते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं फॉर्मेटिव इवेल्युएशन। अगर आप CBSE बोर्ड के हो या फिर CBSE बोर्ड के बच्चों को आपने ट्यूशन वगैरह पढ़ाया है तो आपको पता होगा फॉर्मेटिव असेसमेंट या फिर फॉर्मेटिव इवेल्यूशन क्या है, समेटिव असेसमेंट या फिर समेटिव इवेल्यूशन क्या है। चलिए इसको थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहां पर डिस्कस कर लेता हूं कि निर्माणात्मक मूल्यांकन है क्या, फॉर्मेटिव इवेल्यूशन क्या है। तो वो मूल्यांकन जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान बीच में किया जाता है उसको बोलते हैं निर्माणात्मक मूल्यांकन। ठीक है, याद रखेंगे, निर्माणात्मक मूल्यांकन या फिर रचनात्मक मूल्यांकन क्या है, जो मूल्यांकन एक शिक्षक अपने शिक्षार्थी का अधिगम प्रक्रिया के दौरान करता है उसको क्या बोलते हैं, निर्माणात्मक मूल्यांकन। जैसे इसको बोलते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो CBSE बोर्ड वगैरह में देखा होगा आपने, जो टेस्ट होते हैं वो FA टेस्ट, यानी कि आपने देखा होगा जो फॉर्मेटिव असेसमेंट वाले टेस्ट हैं वो साल में 4 बार होते हैं। हर 3 महीने बाद फॉर्मेटिव असेसमेंट टेस्ट होते हैं और साल में ये 4 बार होते हैं। यानी कि ये जो फॉर्मेटिव असेसमेंट वाले टेस्ट हैं ये क्या कर रहे हैं, बच्चे का इवेल्यूएशन करते हैं CBSE बोर्ड्स वाले स्कूल में, और ये हर 3 महीने बाद होता है। तो ये क्या है, अधिगम प्रक्रिया के दौरान, यानी कि अधिगम प्रक्रिया के बीच में किया गया है। ठीक है, याद रखेंगे, निर्माणात्मक या फिर रचनात्मक मूल्यांकन क्या है कि अधिगम प्रक्रिया के दौरान या फिर बीच में जो मूल्यांकन बच्चे का किया जाता है उसको निर्माणात्मक मूल्यांकन कहते हैं। दूसरा इसका टाइप है संकल्पनात्मक मूल्यांकन या फिर इसको हम योगात्मक मूल्यांकन भी कहते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं समेटिव इवैल्यूएशन या फिर समेटिव असेसमेंट। जो आपने स्कूल्स वगैरह में देखा होगा, जो समेटिव असेसमेंट या फिर ऐसे वाले जो टेस्ट होते हैं वो साल के अंत में होते हैं। जो वार्षिक परीक्षा होती है, साल के अंत में जो परीक्षा होती है उसको समेटिव इवैल्यूएशन कहते हैं, और इसको हिंदी में बोलते हैं संकल्पनात्मक मूल्यांकन। यानी कि वो मूल्यांकन बच्चे का अधिगम प्रक्रिया के बाद किया जाता है। बच्चे ने सब कुछ पढ़ लिया,
फिर उसके बाद जो मूल्यांकन किया जाता है उसको बोलते हैं संकल्पनात्मक या फिर योगात्मक मूल्यांकन। याद रखेंगे, निर्माणात्मक मूल्यांकन अधिगम प्रक्रिया के दौरान किया जाता है, संकल्पनात्मक मूल्यांकन अधिगम प्रक्रिया के खत्म होने के बाद लास्ट में किया जाता है। ठीक है, तो इतना आप याद रखोगे। और इनमें देखा क्या जाता है, जैसे अगर मैं पूछ लूँ कि अगर प्रश्न घुमाकर पूछ ले कि जो मूल्यांकन है, निर्माणात्मक मूल्यांकन, ये क्यों किए जा रहे हैं, तो जो हमारे शैक्षिक लक्ष्य हैं, जो हमने अपने शैक्षिक लक्ष्य निर्धारित किए हैं, उनकी पूर्ति किस हद तक हुई है वो पता लगता है मूल्यांकन से। ठीक है, मूल्यांकन से क्या पता लगता है कि जो एक हमने शैक्षिक अपने लक्ष्य निर्धारित किए हैं कि बच्चे को हमने बहुत कुछ सिखाया, फिर हमने ये निर्धारित किया कि बच्चा ये सारी चीजें सीख चुका है, तो इन सभी को मूल्यांकन में पता लग जाता है कि बच्चे ने कितना सीखा। ठीक है, तो शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मूल्यांकन किया जाता है। फिर एक तीसरा टाइप है निदानात्मक मूल्यांकन, डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन। इसमें यह होता है केवल बच्चे की क्या समस्या होती है उसको पता लगाया जाता है, फिर उसका निदान या फिर निदान कर दिया जाता है। तो इसमें केवल यही होता है निदानात्मक मूल्यांकन, बच्चे की जो समस्या है उसको पता लगाया जाता है, कहाँ पर बच्चा असफल हो रहा है उसके कारणों का पता लगाया जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, निदानात्मक मूल्यांकन। देखिए दोस्तों, यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है। निदानात्मक में क्या होता है, केवल समस्या का पता लगाया जाता है। ठीक है, उसको सॉल्व नहीं किया जाता। दो शब्द आपने पढ़े होंगे, एक निदान, आपने जब बीटीसी या फिर डीएलएड वगैरह की होगी तो आपने दो शब्द पढ़े होंगे, आपकी टीचर ने आपको कक्षा में दो शब्द पढ़ाए होंगे। एक पढ़ाया था आपको निदान, एक पढ़ाया था उपचार। निदान में क्या होता है, एक शिक्षक बच्चे के जो असफल होने के क्या कारण है, उसकी समस्या का क्या कारण है उसका पता लगाता है केवल निदान में। उपचार में क्या करता है, उसकी जो समस्या है उसका कारण पता लगा के उसको सॉल्व भी करता है। ठीक है, तो निदान में क्या है, समस्या का पता लगाते हैं, उपचार में उसको सॉल्व भी करते हैं। तो निदानात्मक मूल्यांकन में क्या है, केवल बच्चा किस वजह से असफल हो रहा है, उसकी क्या प्रॉब्लम है उसका पता लगाया जाता है। ठीक है, इतना याद रखेंगे। तो मूल्यांकन के दोस्तों ये प्रकार हैं। मूल्यांकन के प्रकारों से ही संबंधित 3 शब्द और पूछे जाते हैं। अब ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, मूल्यांकन के प्रकारों से डायरेक्ट आपकी सीटेट परीक्षा में प्रश्न नहीं पूछा जाता। आप इसमें पूछा जाता है कि अधिगम का मूल्यांकन, अधिगम के लिए मूल्यांकन, या फिर अधिगम के रूप में मूल्यांकन, इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी कि या फिर ये दे देगा अधिगम के मूल्यांकन की जगह आकलन का मूल्यांकन। ठीक है, तो इस तरह से दे देगा अधिगम का आकलन, ऐसे दे देगा अधिगम का आकलन, के लिए आकलन, अधिगम के रूप में आकलन। तो इन तीनों का क्या मतलब है, तो जैसा मैंने आपको बताया निर्माणात्मक मूल्यांकन में क्या है, शिक्षण प्रक्रिया के दौरान ही उसका मूल्यांकन किया जाता था, और संकल्पनात्मक में बताया था कि शिक्षण प्रक्रिया के बाद उसका मूल्यांकन किया जाता है। अब यहां पर इनको चर्चा कर लेते हैं। अधिगम का मूल्यांकन, जो आपने बच्चे को अधिगम कराया यानी कि अधिगम हो गया, तो अधिगम का मूल्यांकन यानी कि अधिगम के बाद जो मूल्यांकन किया जाता है उसको बोलते हैं अधिगम का मूल्यांकन। अधिगम के लिए मूल्यांकन दूसरा शब्द है। अधिगम के लिए मूल्यांकन का मतलब है कि अधिगम कर रहा है बच्चा, अधिगम करेगा बच्चा, उसके लिए मूल्यांकन कर रहा है। तो यहां पर मूल्यांकन क्या हो रहा है, अधिगम प्रक्रिया से पहले किया जाता है, उसको बोलते हैं अधिगम के लिए मूल्यांकन। अधिगम के रूप में मूल्यांकन, या फिर यानी कि अधिगम प्रक्रिया चल रही है और प्रक्रिया के दौरान ही बच्चे का मूल्यांकन होता जा रहा है, तो यानी कि हम अधिगम के लिए मूल्यांकन कर रहे हैं। यानी कि मूल्यांकन तो हम कर रहे हैं, बच्चे का एवेल्यूशन तो कर रहे हैं, लेकिन किसके रूप में कर रहे हैं, अधिगम के रूप में। अधिगम के रूप में यानी कि उसको पढ़ा कर उसको अधिगम भी चल रहा है, उसका हम मूल्यांकन भी कर रहे हैं। तो ये होता है अधिगम के रूप में मूल्यांकन। अब सीटेट परीक्षा में आपका प्रश्न किस तरह से पूछा जाएगा। सीटेट परीक्षा में एक सिचुएशन दे देगा कि कक्षा में जो एक शिक्षक है वो बच्चों को कोई पाठ पढ़ा रही है, और पाठ पढ़ाने के दौरान वो बच्चों का मूल्यांकन भी कर रही है। तो ये किस मूल्यांकन के अंतर्गत आता है, तो दोस्तों ये आएगा दोस्तों आपका तीसरा जो है अधिगम के रूप में मूल्यांकन, यानी कि जो मूल्यांकन किया जा रहा है बच्चे को पढ़ाने के समय ही किया जा रहा है। ठीक है, तो इन तीनों जो टर्म हैं इनको बड़े ही ध्यान से याद रखना। अधिगम का मूल्यांकन यानी कि अधिगम हो गया, अब उसका मूल्यांकन यानी कि अधिगम के बाद मूल्यांकन। अधिगम के लिए मूल्यांकन, अब हमें मूल्यांकन करना है अधिगम के लिए, यानी कि अभी अधिगम हुआ नहीं है, उसके लिए हमें मूल्यांकन करना है, तो सबसे पहले होता है ये अधिगम के रूप में, उसके साथ साथ होता है। तो ये 3 टर्म है मूल्यांकन के प्रकार से, तीनों के तीनों संबंधित हैं, आपको ये याद रखने हैं। और प्रश्न भी जब मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा तो उसमें आपको दिखेगा कि यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखिए मूल्यांकन एक शिक्षक अपने शिक्षार्थी का किस तरह से करेगा, तो उसकी कुछ विधियां हैं।
उन विधियों के माध्यम से ही शिक्षक अपने शिक्षार्थी का मूल्यांकन करता है। ऐसा नहीं है मूल्यांकन के लिए कोई मशीन हो, कोई मशीन नहीं है। शिक्षण विधियां हैं मूल्यांकन के लिए, कुछ मूल्यांकन की विधियां हैं जिनका प्रयोग करके एक शिक्षक अपने शिक्षार्थी का मूल्यांकन करता है। तो यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन सी विधियां हैं वो। तो सबसे पहले एक आती है साक्षात्कार विधि, यानी कि इंटरव्यू, इसको क्या बोलते हैं, इंटरव्यू। एक इंटरव्यू कंडक्ट करके भी शिक्षक अपने शिक्षार्थी का क्या कर सकता है, मूल्यांकन कर सकता है। ठीक है, याद रखेंगे, शिक्षार्थी क्या करता है, अपने बच्चे का मूल्यांकन करता है। एक तो ये हो गया मूल्यांकन की विधि। दूसरा है पोर्टफोलियो, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो है, सबसे ज़्यादा प्रश्न भी पोर्टफोलियो से आते हैं। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि पोर्टफोलियो है क्या। पोर्टफोलियो को दोस्तों हिंदी में बोलते हैं विवरण, किसी भी चीज़ का विवरण। यहाँ पर बालक नहीं होगा, चाइल्ड्स पोर्टफोलियो लिखेंगे तो बालक का विवरण हो जाएगा। अब यहाँ पर विवरण किसी का भी हो सकता है, पोर्टफोलियो किसी भी हो सकता है, एक बालक का भी हो सकता है, किसी वयस्क का भी हो सकता है। तो जो पोर्टफोलियो है इसको बोलते हैं विवरण। विवरण में होता क्या है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा शक्तिशाली पावरफुल वर्ड है ये, और हर बार प्रश्न पूछा जाता है। मैं आपको बताता हूँ पोर्टफोलियो है क्या। देखिए, एक शिक्षक के द्वारा अपने बच्चे का पोर्टफोलियो तैयार किया जाता है। पोर्टफोलियो में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कक्षा 3 में एक बालक आया, उसका पोर्टफोलियो आपने तैयार किया। पहले 2 महीने में आपने उसको दो वर्ड वाले शब्द पढ़ना सिखाया, तीसरे महीने में 3 वर्ड वाले शब्द, चौथे महीने में, तो ये सारी चीज़ें शिक्षक अपने विवरण लिखता जाएगा। तो आप सोच सकते हैं ये कितना ज़्यादा पावरफुल है कि एक शिक्षक पोर्टफोलियो बच्चे का विवरण बनाता जा रहा है और उसके पास, शिक्षक के पास उस बच्चे की सारी इंफॉर्मेशन है कि 6 महीने बाद इसने हिंदी पढ़ना सीखा है, इतने महीने बाद उसने पढ़ना सीखा है, या फिर जब बच्चा एडमिशन ले रहा था तो क्या क्या चीज़ें जानता था। बच्चा जब एडमिशन ले रहा था तो केवल 3 का पहाड़ा जानता था, अब 6 महीने तक हो चुके हैं और यहाँ पर ये 10 तक पहाड़े सीख चुका है। तो ये सारा विवरण एक शिक्षक के पास होता है, इसको बोलते हैं पोर्टफोलियो। तो आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा पावरफुल वर्ड है पोर्टफोलियो, एक पॉजिटिव पॉइंट है, इसको पॉजिटिव पॉइंट्स में भी लिखेंगे। अब देखिए, जब आपका सीटेट परीक्षा आएगी ना तो पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स भी मैं आपको लिखवा दूंगा, सारे पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स लिखवा दूंगा आपको। कभी क्वेश्चन नहीं अगर आपको समझ में आए तो उनसे भी प्रश्न कई बार 80% सही चला जाता है। ठीक है, तो पोर्टफोलियो अपने आप में एक बहुत पावरफुल वर्ड है, एक पॉजिटिव वर्ड है। अब मैंने आपको घटनाव्रत बोलते हैं इवेंट को। कोई भी आपने इवेंट करके बता दिया, कोई भी आपने इवेंट का आयोजन कर लिया तो उसमें आपने अपने इवेंट करके बच्चे का मूल्यांकन कर लिया। ठीक है, कोई भी उसको भाग लेने के लिए कह दिया, या फिर उससे एक्टिंग, या फिर कोई भी प्रोग्राम हो रहा है स्कूल में तो कोई भी प्रोग्राम में बच्चे को भाग लेने के लिए कह दिया, कोई भी इवेंट करवा दिया। ठीक है, तो इससे भी बच्चे का मूल्यांकन कर सकते हैं। निर्धारण मापनी स्केल, असेसमेंट स्केल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं असेसमेंट स्केल, असेसमेंट स्केल, निर्धारण मापनी। ठीक है, अब इस स्केल बनाकर भी आप बच्चे का मूल्यांकन कर सकते हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छी विधि है। इन चारों विधियों में सबसे ज़्यादा पावरफुल है दोस्तों पोर्टफोलियो, उसके बाद है निर्धारण, उसके बाद है घटनाव्रत, तो उसके बाद है साक्षात्कार। तो बस इतना याद रखिएगा, मूल्यांकन की ये विधियां हैं जिसमें शिक्षक अपने शिक्षार्थी का क्या करता है, मूल्यांकन करता है इन सारी विधियों से। ठीक है, 1-2 और हो सकती हैं लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यही है, और सबसे ज़्यादा जो प्रश्न है वो पूछे जाते हैं पोर्टफोलियो से। अब आगे बढ़ते हैं। अब मूल्यांकन करने के लिए एक टीचर के पास ये सारी विधियां हैं, तो उसको पता कैसे लगेगा कि कौन सी विधि अच्छी है, यानी कि हम विधि का प्रयोग कर रहे हैं तो विधि का प्रयोग करने के बाद जो रिजल्ट आ रहे हैं वो कैसे होने चाहिए, तो ये भी तो पता होना चाहिए एक टीचर को। तो यहाँ पर क्या है कि जो विधियां हैं उनके कुछ मानदंड हैं, यानी कि एक विधि किस तरह की होनी चाहिए। भाई एक विधि आपने प्रयुक्त की, पोर्टफोलियो वाली विधि की, तो इसके मानदंड क्या हैं, इसके लाभ क्या क्या हैं। तो जो मूल्यांकन जब हम करते हैं तो उसमें जो विधियां अपनाते हैं उनके कुछ मानदंड हैं, यानी कि जब हम मूल्यांकन करते हैं तो मूल्यांकन में वैधता होनी चाहिए, इसको बोलते हैं वैलिडिटी। इसका अर्थ क्या है, देखिए सीटेट परीक्षा में क्या है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि वैधता वैधता, एक सिचुएशन दे देगा, एक सिचुएशन दे के आपसे पूछ लेगा कि इसमें कौन सा मानदंड है, मूल्यांकन का कौन सा मानदंड है। तो आपको इन सभी जो शब्द हैं, शब्दावलियां हैं, इन सभी के अर्थ पता होने चाहिए। ठीक है, ये जो शब्दावलियां हैं इन सभी के और सही अर्थ पता होने चाहिए। आपने कई सारे देखा होगा कई जगह तो मतलब थोड़ा सा घुमा के मतलब कन्फ्यूजिंग से वो बताते हैं, लेकिन
एग्जैक्ट एक वर्ड का क्या मीनिंग है वो आपको पता होना चाहिए। तो अभी मैं एग्जैक्ट बता देता हूँ। सबसे पहला है कि एक मूल्यांकन में वैधता होना चाहिए। किसी भी परीक्षण हो, कोई भी मूल्यांकन हो, कोई भी विधि हो, वो वैध होनी चाहिए। वैध होने का क्या मतलब है कि जिस लक्ष्य की हमने लक्ष्य निर्धारित किया है उस लक्ष्य को वो पूरा करना चाहिए। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर पोर्टफोलियो वाली विधि यूज़ की, तो पोर्टफोलियो वाली विधि का यूज़ करने का हमारा लक्ष्य क्या था कि बच्चे को 10 तक टेबल सिखाने हमें पता करना है कि कितने टाइम में सीख रहा है, किस स्पीड में सीख रहा है। तो जो उसकी वैधता है, जो हमने लक्ष्य निर्धारित किए हैं उसकी पूर्ति होनी चाहिए। ठीक है, इसको बोलते हैं वैधता। ठीक है, याद रखेंगे, लक्ष्य की पूर्ति होना क्या है, वैधता है। विश्वसनीयता, वो जो आप टेस्ट वगैरह कर रहे हो, परीक्षण कर रहे हो, कोई भी विधि यूज़ कर रहे हो, मूल्यांकन कर रहे हो, वो विश्वसनीय होना चाहिए, यानी कि रिलायबल होना चाहिए। रिलायबल यानी कि सभी को उस पर भरोसा होना चाहिए। जो उसके रिजल्ट हैं वो विश्वसनीय, विश्वास करने वाले होने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा है वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता बोलते हैं, जैसे कोई भी एक टीचर है, उसने कोई सी भी विधि यूज़ की तो उसमें वस्तुनिष्ठता इसलिए होनी चाहिए, या फिर उसके मूल्यांकन में वस्तुनिष्ठता इसलिए होनी चाहिए कि उस विधि के जो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है केवल वही उसमें लगने चाहिए। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि शिक्षक के जो स्वतंत्र विचार हैं वो उसमें नहीं आने चाहिए। जैसे कोई भी आप टेस्ट ले रहे हो, बच्चे का मूल्यांकन कर रहे हो, तो आपके जो स्वतंत्र विचार हैं, आपने कुछ धारणाएं बना रखी हैं, तो वो उसमें नहीं आनी चाहिए। आपके जो स्वतंत्र विचार हैं, आपके विचार, आपकी धारणाएं, जो आप सोचते हो, समझते हो, वो उसमें कनेक्ट नहीं करोगे आप बच्चे को ये नहीं बोलोगे कि मैं ये सोचता हूँ या फिर मैं ये करता हूँ तो आप भी करो। तो जो आप टेस्ट बच्चे का मूल्यांकन कर रहे हो वो आपके विचारों से स्वतंत्र होना चाहिए। आपके विचार अलग होने चाहिए, वो टेस्ट अलग होना चाहिए। उसको बोलते हैं दोस्तों वस्तुनिष्ठता। उसको क्या बोलते हैं, वस्तुनिष्ठता। तुलनीय, कंपेरेबल होना चाहिए। मूल्यांकन कैसा होना चाहिए, कंपेरेबल होना चाहिए। कंपेरेबल का क्या मतलब है कि मूल्यांकन को अगर हम किसी से कंपेयर करें, किसी भी, जैसे आपने कोई भी विधि वगैरह यूज़ कर ली तो, या फिर आपने मूल्यांकन कर लिया, तो जो उसके रिजल्ट आ रहे हैं तो वो रिजल्ट अच्छे होने चाहिए, यानी कि एकदम मानदंड पर खरे उतरने चाहिए। अगर हम उस रिजल्ट को किसी और से कंपेयर करें तो ऐसा नहीं है कि दूसरी बार में कंपेयर करेंगे तो चेंज हो जाए, तो कुछ भी चेंज नहीं होने, तो तुलनीय होने चाहिए, किसी से भी हम उसकी तुलना कर सकें। ठीक है, याद रखेंगे। तो मूल्यांकन के ये कुछ मानदंड हैं जो आपको याद रखने हैं। वैधता यानी कि जो हमने लक्ष्य निर्धारित किए हैं उसकी प्राप्ति हमें होनी चाहिए। विश्वसनीयता, रिलायबल होनी चाहिए। वस्तुनिष्ठता, जो एक स्वतंत्र विचार होते हैं उससे एकदम हटकर अलग ही होने चाहिए। तुलनीय यानी कि तुलना करने पर भी समान होने चाहिए। तो ये है मूल्यांकन के कुछ मानदंड, और ये कुछ वर्ड हैं जिनके मीनिंग आपको पता होने चाहिए। अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। एक और पॉइंट है कि विद्यालय आधारित मूल्यांकन। इसका मतलब ये है कि विद्यालय के स्तर पर जब मूल्यांकन किया जाता है तो उसको बोलते हैं विद्यालय आधारित मूल्यांकन। विद्यालय के स्तर पर मूल्यांकन कौन करेगा, विद्यालय स्तर पर जो मूल्यांकन है वो शिक्षक करेगा, या फिर कोई भी बोर्ड कमेटी जो डिसाइड करी गई है वो करेगी। ठीक है, अब विद्यालय आधारित जो मूल्यांकन होता है वो क्या क्या उसमें होना चाहिए। पहले जो विद्यालय आधारित मूल्यांकन होता था तो उसमें तो कई सारी गलतियां होती थी। शिक्षक केवल मतलब रटा रहा है तो एकदम बच्चे को रटा ही रहा है। तो उस सभी से हटकर विद्यालय आधारित मूल्यांकन के कुछ नए पॉइंट्स निकल कर आए हैं, वो मैं आपको बताता हूँ कि विद्यालय आधारित जो मूल्यांकन किया जाता है बच्चे का, उसमें तत्परता परीक्षण होना चाहिए। बच्चा किस चीज़ के लिए तत्पर है, बच्चा किस चीज़ के लिए, किस चीज़ को पाने के लिए, किस विषय को पढ़ने के लिए तत्पर है, तो तत्परता उसमें होनी चाहिए। विकास की जांच परख, बच्चे का जो विकास है वो किस तरह से हो रहा है उसकी जांच परख भी विद्यालय आधारित मूल्यांकन में होना चाहिए। संज्ञानात्मक, भावात्मक या फिर मनोप्रेरक जैसे जो क्षेत्र होते हैं, जो विकास के जो क्षेत्र हैं, ये सारे विकास के क्षेत्र, इन सभी का प्रभावशाली ढंग से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें की जाती हैं विद्यालय आधारित मूल्यांकन में। याद रखेंगे, विकास के जो सभी क्षेत्र हैं वो प्रभावी ढंग से मूल्यांकित किए जाते हैं। तत्परता उसकी कैसी है, विकास की जांच परख होती है, उसके संज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोप्रेरक जैसे सभी पक्षों पर ये मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, विद्यालय आधारित मूल्यांकन। अब बात कर लेते हैं, जो विद्यालय आधारित मूल्यांकन होता है वो बाल केंद्रित भी होता है, ये आप याद रखेंगे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद कर लीजिए। जो विद्यालय आधारित मूल्यांकन होता है वो बाल केंद्रित होता है। इसके साथ ही
विद्यालय केंद्रित भी होता है। विद्यालय आधारित मूल्यांकन बाल केंद्रित होता है, विद्यालय आधारित भी होता है, ठीक है, विद्यालय केंद्रित भी होता है। इसके अलावा सतत मूल्यांकन होता है ये। अब देखिए जो अधिगम प्रक्रिया है हमारी कैसी है, सतत है, लगातार चलने वाली है। ऐसा तो नहीं है कि बच्चे को 6 महीने तक हमने पढ़ाया, 6 महीने तक बिल्कुल बंद कर दिया कि अब 6 महीने नहीं पढ़ो। तो जो अधिगम प्रक्रिया है वो लगातार चलने वाली है, सतत प्रक्रिया है। तो इस वजह से बच्चे का जो मूल्यांकन है वो भी सतत होना चाहिए। इसी वजह से हम सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पढ़ते हैं कि बच्चे का जो मूल्यांकन है वो कैसा होना चाहिए, सतत। तो मूल्यांकन विद्यालय आधारित वो भी कैसा होता है, सतत। तो ये बात आप याद रखेंगे। विद्यालय आधारित मूल्यांकन के कुछ प्रकार हैं, यानी किस तरह का होना चाहिए विद्यालय आधारित मूल्यांकन। यह पारस्परिक प्रणाली से अधिक विस्तृत, अधिक व्यापक और सतत होता है। जो विद्यालय आधारित मूल्यांकन है, जो हमारी पुरानी पद्धति है उससे काफ़ी ज़्यादा विस्तृत, यानी कि उसके कई सारे उससे काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, कई सारे उसमें पार्ट्स में, ठीक है। अधिक व्यापक होता है, व्यापक यानी कि कई सारे क्षेत्रों को टच करता है, और सतत यानी कि लगातार होता है, ठीक है। तो ये इसके कुछ विशेषताएं या फिर प्रकार कह सकते हैं। शिक्षक को अपने विद्यार्थी के बारे में जानने को मिलता है। इससे क्या होता है, एक शिक्षक अपने विद्यार्थी के बारे में जानता है। क्या क्या जानता है कि जो मैं अपने बच्चों को पढ़ा रहा हूँ वो क्या सीखते हैं, कैसे वो सीखते हैं, क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं, उनकी रुचियाँ क्या हैं, उनकी प्रवृत्तियाँ क्या हैं। तो ये सारी चीज़ें जानने को मिलती हैं विद्यालय आधारित मूल्यांकन से, ठीक है, याद रखेंगे। देखिए बच्चे की अभिवृत्ति कहते हैं एटीट्यूड को कहते हैं अभिवृत्ति। तो बच्चे की क्या अभिवृत्ति है वो भी जानने को मिलती है। ये आप दो शब्द हैं हिंदी के, वो आप नोट कर लीजिए कहीं। एक होती है अभिवृत्ति, मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा हिंदी में राइटिंग, हिंदी में क्या इंग्लिश में भी अभिवृत्ति, इंग्लिश में भी थोड़ी सी इससे माउस से थोड़ी सी वैसी राइटिंग आती है, तो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना, ठीक है। अभिवृत्ति एक होती है अभिभूति। आपको पता है तो इनके नीचे कमेंट्स करके बताना मुझे इन दोनों का मतलब क्या है, इन दोनों में अंतर क्या है। अभिभूति, अब देखिए इन दोनों में अंतर ये है, अभिवृत्ति कहते हैं एटीट्यूड को, बच्चा किस तरह से बिहेव कर रहा है, अभिवृत्ति। अभिभूति कहते हैं सेंसेशन को, बच्चे की समझ कैसी है, बच्चा किस चीज़ के प्रति क्या सोचता है, किस तरह की समझ है उसकी, ठीक है। तो ये दो वर्ड हैं, इनको याद रखिएगा। शिक्षक को इनके बारे में भी पता लगता है, बच्चे की अभिवृत्ति के बारे में पता लगता है, रुचियाँ, प्रवृत्तियाँ, अभिभूति, ये सारी चीज़ें पता कर लेता है शिक्षक विद्यालय आधारित मूल्यांकन में, ठीक है। तो ये बात आप याद रखेंगे दोस्तों, ये है विद्यालय आधारित मूल्यांकन। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको मूल्यांकन पढ़ा दिया। इसके अगले चैप्टर में मैं पढ़ाऊंगा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, ठीक है। कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन इसको बोलते हैं, CCE बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ से भी एक प्रश्न आपका बनता है। इसके अलावा ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी है, जो ब्लूम का वर्गीकरण है, वो भी हम अगली वीडियो में पढ़ लेंगे, वो भी इसी का ही पार्ट है। तो दूसरी वीडियो में आपका पूरा मूल्यांकन खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमने मूल्यांकन को पढ़ लिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना है, नीचे कमेंट्स करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। धन्यवाद।